थैंक यू सर। आदरणीय डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी, महानिदेशक राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद, माननीय डॉक्टर जेड.बी. पटेल जी, कुलपति नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात, माननीय डॉक्टर सी.के. टिम्बड़िया जी, अध्यक्ष निदेशक विस्तार शिक्षा नवसारी कृषि विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी कृषक, अधिकारीगण, वैज्ञानिकों, आईसीआर इंस्टीट्यूट, राज्य सरकार के कृषि, बागवान, पशु विज्ञान, गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी एवं अतिथिगण, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने आज स्वस्थ राष्ट्र के लिए प्राकृतिक कृषि विषय को गंभीरता से लेकर हम सबको इस आयोजन के साथ जोड़ा है। बहुत प्रबुद्ध लोग, कृषि से जुड़े हुए हर क्षेत्र के निष्णात लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और मेरे से पूर्व डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी ने, माननीय कुलपति श्री पटेल जी ने आज के विषय के संदर्भ में अपने विचार रखे हैं। भाई और बहनों, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं एक किसान भी हूं और गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में पिछले 8-9 वर्ष से लगातार मैं प्राकृतिक खेती 200 एकड़ में करवाता हूं। जो भी चर्चा मैं आपके बीच में करने वाला हूं, ये किसी पुस्तक पढ़ने के बाद नहीं, अपितु मेरे खेत में जो मैंने अनुभव किया है उसकी सारी चर्चा आपके बीच में करूंगा। आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 60 के दशक में भारत अन्न के अभाव में विदेशियों के प्रति आशान्वित रहता था और उस समय में भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने खेती में बहुत बड़ी क्रांति की, हरित क्रांति की और भारत को अन्न खाद्य पदार्थों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया। उसके लिए सारा भारत अपने कृषि वैज्ञानिकों का आभारी है। वो उस समय की मांग थी, जरूरी था, सही रास्ता था। लेकिन आज जिन परिस्थितियों से भारत नहीं पूरी दुनिया व्यथित है, अब भी वही काम मैं निवेदन करूंगा, उस आपदा से निकालने का काम जैसे कृषि वैज्ञानिकों ने किया, आज भी मैं आह्वान करता हूं कि भारत के कृषि वैज्ञानिक इस समय रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को समझते हुए प्राकृतिक खेती की ओर नए नए अनुसंधान करें, नई नई रिसर्च करें, तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम इस राष्ट्र के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक बहुत विवेकशील और अपने अपने विषयों के बहुत गंभीर जानकार हैं। जैसा उन्होंने रासायनिक खेती में प्रयोग किए, वैसे ही प्रयोग यदि प्राकृतिक खेती में भी उनके बढ़ेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। आप सबने 16 दिसंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना था। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का भी संबोधन सुना था।
जिनमें उनका आग्रह था कि आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर किसान से ही आत्मनिर्भर भारत हो सकता है। इस बात को मैंने आपने ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि इस समय जो हमारी कृषि है वो किसान के लिए ज्यादा खर्चीली बनती जा रही है। आप सब आदरणीय वैज्ञानिक लोग हैं, मैं सबको सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जब 60 के दशक में हरित क्रांति शुरू की तो हम 1 एकड़ में 10, 15, 20 किलो यूरिया डीएपी डालते थे और भरपूर उत्पादन होता था। मैंने बचपन से खेती की, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं। और अब स्थिति क्या बन गई है कि 1 एकड़ आलू किसान पैदा करता है तो उसमें 10-10 बैग यूरिया डीएपी के 1 एकड़ में डल रहे, यानी कि हमारा यूरिया डीएपी कीटनाशक का खर्च बढ़ता जा रहा है और उत्पादन कम होता जा रहा है। तो किसान कैसे आत्मनिर्भर बन पाएगा? नंबर 1। नंबर 2, आप इस बात को, साइंटिस्ट लोग हैं, भारत की जो धरती है, मिट्टी है खेतों की, उस पे आप उसकी टेस्टिंग करें, उसमें विचार करें। जब हमने हरित क्रांति शुरू की थी, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उस समय हाई था या आज है? इस समय हमारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन दिन पर दिन घटता जा रहा है और उस ऑर्गेनिक कार्बन के घटने के कारण ही यूरिया डीएपी की खपत बढ़ती जा रही है। आप अनुमान लगाओ, इस समय 1.25 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार यूरिया डीएपी इन कीटनाशकों के आयात पर खर्च कर रही है। 1.25 लाख करोड़ प्रति वर्ष। जैसा कि निवेदन मैंने किया कि इस समय रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम हैं वो बड़े स्पष्ट हमारे सामने दिखाई देने पड़ गए हैं। उदाहरण के लिए, आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, विचार करें कि आज से 40 साल पहले कैंसर को कौन जानता था? डायबिटीज को कौन जानता था? हार्ट अटैक को कौन नहीं जानता था? आज पैनक्रियाज फेल हो रही हैं, किसी की किडनी फेल हो रही हैं, हमारे अस्पताल बीमारों से भरे पड़े हैं। दुनिया में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आपको कोई ये कहे कि जी बादल तो थे नहीं, वर्षा बहुत हुई, कैसे संभव है? कोई यूं कहे कि धुआं बहुत था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, ऐसा हो नहीं सकता। धुआं वही होगा जहां अग्नि होगी, वर्षा वही होगी जहां बादल होगा। तो ये जो कारण इतनी बीमारियों के हैं, जब पहले ये बीमारियां थी नहीं और आज इतनी बीमारियां सिर उठाए खड़ी हैं, तो उनके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा खान पान है। इस समय दाल, सब्जी, गेहूं, चावल, फल, दूध, पानी जो भी हम खा पी रहे हैं, उनमें स्लो पॉइजन हम सबके अंदर जा रहा है खाद्यान्न के द्वारा, और उसी का परिणाम है हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे कमजोर पड़ रही है। इस समय कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के एक्सपर्ट्स डॉक्टर बताते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी वो उतना ही कोरोना से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ पाएंगे। अब आप और हम स्वयं विचार करें कि प्राकृतिक आहार से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी या रासायनिक आहार से होगी? तो स्पष्ट आप सब बोलेंगे कि जो नेचुरल प्राकृतिक आहार होगा वो हमारे शरीर में
रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करेगा। तो आज की इन परिस्थितियों को देखते हुए, और दूसरा, इस समय सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से लड़ रही है। हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा क्षमता प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मैं हरियाणा में रहता हूं, पंजाब मेरा पड़ोसी प्रदेश है। पंजाब के कुछ भाइयों को मैं देख भी रहा हूं, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वहां जाकर के देखिए आप, हमारे हरियाणा में तो 4 फीट वाटर, ग्राउंड वाटर है वो 4 फीट प्रति वर्ष डाउन जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को पानी कहां से मिलेगा? इतनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने। और जल, आप सब जानते हैं, 30 वर्ष पहले बोतलों का पानी कौन लिए फिरता था? जहां होता था वहीं हम पानी पी लेते थे। आज हम पानी कहीं का पी नहीं सकते। हमारी धरती की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई, वायु प्रदूषित हो गई, जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं अतिवृष्टि है। ये सब जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने लिए खड़ा है। और रासायनिक कृषि इन सब चीज को बढ़ाने में योगदान करती है। प्राकृतिक खेती से इन सब से हम बच सकते हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी को पुनः बधाई देते हुए कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आप प्राकृतिक खेती के मिशन को मजबूती से लागू करें, और वहां पर जो आपके ट्रेनर हैं वो वही लोग, उनको ट्रेनिंग दिलाई जाए जो प्राकृतिक खेती को अच्छी तरह समझते हों। आपकी जानकारी में एक स्पष्ट बात मैं और करना चाहता हूं। आज एक बहुत बड़ी उलझन है हमारे सामने, जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि। इस समय हम इसमें अंतर ही नहीं कर पा रहे। मैं 3 वर्ष तक मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की है। जैविक खेती मैंने खुद अपने खेत में की है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, भारत में केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकारें पिछले 30-40 साल से इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन हम पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती के मॉडल बना नहीं पाए। किसानों ने उसको स्वीकार नहीं किया। मैंने खुद 3 साल जैविक खेती की है। मैंने पिट बनाए, गोबर डाला, वो आयात किए हुए केचुए उसमें डाले। जो जो तरीके पद्धति बताई गई, मैंने 3 वर्ष अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, जैविक खेती की है। उस खेती में लागत कम होती नहीं, उत्पादन कम हो जाता है, परिश्रम पूरा करना पड़ता है। पहले 3 साल उत्पादन बहुत तेजी से घटता है। एक छोटा किसान जिस पे 2-4 एकड़ जमीन है, वो 3 साल तक अपने उत्पादन को घटता हुआ कैसे देख सकता है? उसमें लागत जो है वो भी कम नहीं है। खरपतवार उसमें वीड्स इतने होते हैं, उसकी लेबर पे ही बड़ा खर्चा हो जाता है। उन अर्थवर्म को उलटने में वो 1.5-2 महीने में खाद तैयार कर पाता है। तो वो पद्धति मैं खुद कर चुका हूं। मेरी दृष्टि में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि एक सफल माध्यम खेती का नहीं है, और मैंने उसको छोड़ा। मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की। पालेकर जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, इस मामले में हमने उनके विचारों पर चिंतन करना चाहिए। और जो उन्होंने रिसर्च करवाई है, मैंने केवल उन पे अपनी बात को नहीं छोड़ा,
अपितु जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट को अपने साथ में जोड़ा। डॉक्टर हरिओम जी कृषि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर बलजीत सारन जी माइक्रोबायोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हिसार में हैं, और उनकी पूरी टीम। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं केवल एक परंपरा की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। आप साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, मैंने आपके ही बंधुओं को लेकर अपने खेत में एक्सपेरिमेंट सदा करवाए हैं और उनकी रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध है। उन कृषि वैज्ञानिकों ने भी प्राकृतिक खेती जब मैंने शुरू की तो उनका विश्वास ही नहीं होता था कि इसमें ऐसी सफलता हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने प्रत्यक्ष वहां पर चमत्कार देखे, इतना बड़ा क्रांतिकारी काम देखा, तो वो स्वयं ही इसमें रुचि लेकर के जुड़ते रहे। आपकी जानकारी के लिए, मेरा एक खेत ऐसा था जिसकी मिट्टी की जांच डॉक्टर हरिओम जी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट हैं और कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे, उन्होंने अपने हाथ से मेरे 100 एकड़ के 200-250 सैंपल मिट्टी के लेकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की लैब में चेक करवाए। तो मेरी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे था। और ये कारण क्या बना कि वो सारा खेत मैंने कुछ किसानों को लीज पे दिया था, ठेके पे भाड़े पे दिया था। तो पिछले 30-40 साल से वो उन खेतों में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड, यूरिया डीएपी कीटनाशक का लगातार प्रयोग करते रहे। उन्होंने उसमें कोई गोबर आदि का प्रयोग कभी लिया ही नहीं। उससे मेरी जमीन बंजर बन गई थी और उस खेती में मैंने प्राकृतिक विधि से जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा, इन चारों विधियों का प्रयोग किया। उन्हीं के सामने एक वर्ष में मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.67 पे चला गया पहले ही साल। अब इस बात को जब हम कृषि वैज्ञानिक बंधुओं से निवेदन करते हैं तो इसको मानने को तैयार नहीं होते। अब मानने को क्यों नहीं तैयार होते, इस पे भी मैंने रिसर्च करवाया, इस पे भी रिसर्च किया, और उसका कारण क्या पाया कि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले तो अर्थवर्म हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, मित्र कीट हैं। अब यूरिया डीएपी तो उनको मारने का काम करता है, तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा या घटेगा? आप स्वयं इस पर विचार कीजिए। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, एक मिट्टी के अर्थवर्म को आप अपनी टेबल पर लाकर रखें और उस पे यूरिया डीएपी डालो, वो तत्काल मर जाएगा। और उसी अर्थवर्म पे आप गाय का गोबर डालो तो परिवार बढ़ाएगा। अब अर्थवर्म तो सूक्ष्म जीवाणुओं से ज्यादा ताकतवर है, जब वो भी मार दिया तो सूक्ष्म जीवाणु कैसे बचेंगे? अब धरती में सूक्ष्म जीवाणु जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं, अर्थवर्म जो केचुआ ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करता है, अब वो मित्र कीट ही नहीं छोड़े तो फिर धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा? अब मैंने जब अपने खेत में जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग किया तो वो तो सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। मैंने लैब में टेस्ट करवाया, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु है और गोमूत्र खनिजों का भंडार है। जब हम जीवामृत बनाते हैं तो उसमें 200 लीटर के ड्रम में 180 लीटर पानी डालते हैं। एक रात दिन का लगभग 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़
1.5 से 2 किलो दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं। अब इसमें कितनी बड़ी साइंस है। जब 300 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम गोबर में है तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे। और इन जीवाणुओं को खाने के लिए प्रोटीन, दाल का बेसन मिल गया तो बलवान बन गए, गुड़ दिया तो मल्टीप्लाई हुए, उनकी बढ़ने की संख्या बढ़ी, मिट्टी दिए तो उसके जीवाणुओं से मिलकर और संख्या बढ़ी। और हमने डॉक्टर बलजीत सारण माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं हिसार में, उन्होंने जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में वहां के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर के साथ सालों काम किया है। उस व्यक्ति ने अपनी लैब में सालों बैठ करके ये परीक्षण किए जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जब हम इस घोल को बनाते हैं तो प्रति 20 मिनट में इन जीवाणुओं की संख्या डबल होती जाती है और 4-5 दिन के बाद असंख्य ये जीवाणु इसमें होते हैं। और हम स्प्रिंकल के द्वारा, ड्रिप के द्वारा खुला पानी जब खेत में छोड़ते हैं तो उसके द्वारा ये जीवामृत खेत में फैलाते हैं। तो 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार हो जाता है। और इसमें जीवाणु धरती मिट्टी के जीवाणु से मिलकर उस परिवार को बढ़ाते हैं। आप तो साइंटिस्ट हैं, आपने हमें बताया 78% नाइट्रोजन तो वायु में, आकाश में है। यही वो जीवाणु हैं जो आकाश के इस नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और मैंने अपने नहीं, अब तो इस काम को पूरे देश में मैंने फैलाने में अपने साथी मित्र मंडली को लेकर काम किया है। हिमाचल प्रदेश में मैं गवर्नर रहा, वहां केवल 2 साल में काम कर पाया प्राकृतिक खेती का। इस समय हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा किसान, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जो वहां पर नोनी यूनिवर्सिटी में कीट प्रोफेसर हैं, कीट वैज्ञानिक हैं, वो इस समय इसी खेती के काम को संभाले हुए हैं। और वहां पर राकेश कंवर आईएएस अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, इस समय सेक्रेटरी टू एग्रीकल्चर हैं, वो इस काम को देखते हैं। पूरी सरकार जुड़ गई है। इतनी बड़ी संख्या में किसान अपने आप तेजी से जुड़ रहे हैं, उनको लाभ हो रहा तभी तो जुड़ रहे हैं, नहीं तो कौन जुड़ेगा। आंध्र प्रदेश में श्री विजय कुमार जी आईएएस अधिकारी रहे, चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश में रहे। 5 लाख किसान उनकी देख रेख में आंध्र प्रदेश में इस खेती को करते हैं। 2 लाख से ज्यादा किसान इस समय गुजरात में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जिन किसानों से आप जाकर के उनके खेत में मिलिए, किसान में कितना उत्साह है, कितनी उमंग है, उनकी आय डबल हो रही है, उनका पानी का खर्चा कम हो रहा है, उनकी लागत शून्य हो रही है। इस खेती को यदि सही ट्रेनिंग दी जाए और सही तरीके से किया जाए तो मैं स्वयं अपने 200 एकड़ में इसी खेती को करता हूं। और आप मेरे खेत का आह्वान करता हूं, जाकर के आप देखिए। मेरे यहाँ उत्पादन कम है नहीं, मेरी सारी धरती जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.45 से नीचे था, आज मेरी पूरे 200 एकड़ की मिट्टी 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर मेरा ऑर्गेनिक कार्बन इस समय है। मिट्टी पड़ी है, आप लेकर के आए, लैब में जांच करें। जब बंजर जैसी जमीन इतने अल्पकाल में उपजाऊ बन गई, और आप इस बात को जानते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.8, 9 और 1 से भी ऊपर होगा तो उसकी गुणवत्ता बढ़ चुकी है, उसमें रोग भी कम आते हैं, उत्पादन भी कम नहीं होता है। और मेरा जो प्राकृतिक उत्पादन है वो तो लाइन में लोग लगते हैं, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता। मेरा बंसी गेहूं 4000 रुपए क्विंटल लाइन में लेकर लोग खरीदते हैं।
मैं गुड़ शक्कर देसी खांड राब बनाता हूं अपने खेत में लगा करके। 100-125 रुपए किलो मेरा शक्कर गुड़ बिकता है। सब्जियां जो लोग लाइन में लेकर के जाते हैं। आप बताइए, कैंसर से कौन मरना चाहता है? डायबिटीज और हार्ट अटैक से कौन मरना चाहता है? सब चाहते हैं कि स्वस्थ भोजन हमें मिले। और आपने आज ये जो कंसेप्ट नया लिया आदरणीय डॉक्टर पी चंद्र जी ने, कि भाई आम आदमी को इससे जोड़ो आप। आज फैमिली डॉक्टर तो सब लोगों ने ढूंढ लिए, मजबूरी हो गई, फैमिली डॉक्टर नहीं तो पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन यदि फैमिली किसान के लोगों ने ढूंढ लिए तो उनका कल्याण हो जाएगा, उनका बहुत बड़ा खर्चा भी घटेगा, शरीर स्वस्थ निरोग होगा, देश समाज राष्ट्र अपना काम अधिक कर पाएंगे, भारत के लोग क्रियाशील हो उठेंगे, स्वस्थ और निरोग बनेंगे। इससे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम क्या हो सकता है? आप स्वयं देखिए, इस समय ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी समस्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से आज भारत देश कोरोना की महामारी से टीकाकरण के कारण हम बच पाए। बहुत बड़ा अभियान इस देश में चला, आज हम बहुत लड़ाई जीतने की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, यदि इसकी चुनौती और बढ़ती चलेगी तो इसका समाधान क्या होगा दुनिया के सामने? और आप एक और विचार करो, 16 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े कारुणिक शब्दों में एक बात कही थी, आपने भी सुना होगा, कि यदि ये मिट्टी ही जवाब देगी तो क्या होगा? ये खेतों की मिट्टी ही जवाब देगी तो क्या बनेगा? और धरती में पानी ही नहीं बचा तो क्या बनेगा? और ये जलवायु परिवर्तन इसी ढंग से बढ़ता रहा तो क्या दुनिया का बनेगा? अब इनका कारण हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि रासायनिक कृषि भी इन सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। मैं अपने खेत में देखता हूं भाइयों, जब मैं जीवामृत डालता हूं, घन जीवामृत, तो नई भूमि में आप डाल के देखिए, जो अर्थवर्म केचुआ किसान का सबसे बड़ा मित्र है, वो धरती में अब भी समाधि लिए पड़ा, बहुत थोड़ा बचा हुआ है, बहुत थोड़ा बचा है। लेकिन कुदरत का कमाल है कि जब उसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत डालते हैं तो उसकी गंध पा करके वो धरती को फोड़कर उसे लेने के लिए आता है और अपना परिवार बढ़ाना शुरू कर देता है। मेरे खेत में जहां रासायनिक खेती में करता था, अर्थवर्म कभी कभी दिखता था, आज मेरे 1 एकड़ में लाखों की संख्या में अर्थवर्म, लाखों। और वो करते कैसे काम है? वो करते हैं यूं, धरती में 8-10 फीट जाते हैं, दूसरे छेद से आते हैं, इससे जाते हैं, दूसरे से आते हैं, इससे जाते हैं, दूसरे से आते हैं। रात दिन वो बेचारे काम करते हैं। अब वो जो छेद बनाते हैं, वर्मी वो से उनको लीपते जाते हैं, उन छिद्रों में ऑक्सीजन जाती है तो धरती की फर्टिलिटी बढ़ती है। और हमने लैब में टेस्ट करवाया, जो वो धरती के खनिजों को खाकर पेट से निकाल करके विष्ठा के रूप में पौधे की जड़ को देता है, उसकी विष्ठा में सामान्य खेत की धरती से 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, उसमें 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और उसमें 12-13 गुना ज्यादा पोटास है। अब आप देखो, जिस खेत में 1 एकड़ में लाखों अर्थवर्म काम करेगा और वो इतना नाइट्रोजन पैदा करेगा, फास्फोरस पैदा करेगा, पोटास पैदा करेगा, तो बाकी उसमें जहर डालने की जरूरत क्या है? आप विचार कीजिए। और मैं एक निवेदन करता हूं, जंगल में जितने पेड़ हैं उनमें यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन डालता है, उनमें पानी कौन देता है? आप जंगल में जाएं, समय पर पौधा फलों से लद जाता है और आप जंगल के किसी भी पौधे के पत्ते को तोड़कर लैब में ले जाएं
उसमें एक भी तत्व की कमी नहीं मिलती। जब प्रकृति सारे पूर्णता को लिए हुए जंगल में काम करती है, तो वही नियम मेरे खेत में भी काम करना चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। थोड़ी तकनीक को बदलना है। मैं जो पुनः निवेदन करने लगा हूं कि जब तक आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के अंतर को नहीं समझेंगे, तो हम उलझन में रहेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग का सहारा लेकर प्राकृतिक खेती को भी नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने 3 वर्ष की, मेरा उत्पादन नहीं बढ़ा, मेरी लागत कम नहीं हुई, मेरे खर्चे यूं ही रहे। कारण क्या है? मैंने उन्हीं लोगों से पूछा, कृषि वैज्ञानिकों से ही मैंने पूछा कि भाई लोगों, भारत सरकार, राज्य सरकारें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इतना खर्च कर रही हैं, ये मॉडल के रूप में क्यों नहीं बन पाई, लोगों में लोकप्रिय क्यों नहीं बन पाई? तो मेरे को डॉक्टर हरिओम जी ने, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक पत्रक दिया जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट का था और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के साइंटिस्ट का था। उसमें मैंने पढ़ा कि जी आप पढ़ो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। अब आप तो साइंटिस्ट हैं, समझेंगे। मैंने जो पढ़ा वो मैं आपकी निवेदन करता हूं। वहां उन साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती हैं, गेहूं और चावल। और इन दोनों फसलों को पैदा करने के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है। 60 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ गेहूं धान में पड़ेगा तो उत्पादन पूरा होगा। इतना नाइट्रोजन नहीं होगा तो उत्पादन नहीं मिलेगा। अब ऑर्गेनिक खेती में क्या है? गोबर की 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमें नाइट्रोजन चाहिए 60 किलो। तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक पद्धति से 60 किलो की नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। अब आप सबसे मेरा नंबर निवेदन है, किसान के पास 1 एकड़ है और 300 क्विंटल उसमें गोबर की खाद डालनी पड़ जाए तो उसको 20-30 पशुधन पालना पड़ेगा। वो अपने परिवार पालेगा, पशुधन को पालेगा। इतना गोबर की खाद क्या संभव है? इतना पशुधन हमारे पास है कि भारत के सारे खेतों में इस अनुपात से गोबर की खाद पड़ सके? नंबर 1। नंबर 2, जब इतनी गोबर की खाद पड़ती है तो उसमें वीड्स, खरपतवार इतना पैदा होता है कि उसकी लेबर में ही किसान का बहुत पैसा खर्च हो जाता है। नंबर 3, इतना गोबर की खाद खेत में पड़ेगा तो उसमें कितनी जहरीली गैसेज बनेंगी जो आकाश में जाकर के ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी। तो ये पद्धति कैसे पूर्ण उत्पादन देने में समर्थ हो सकती है? फिर उसी पत्रक में साइंटिस्ट की ही रिपोर्ट थी, ये जो लिखा था कि यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट यही काम करेगा। 150 क्विंटल में काम चलेगा। अब मैंने विचार किया कि 150 क्विंटल गोबर की खाद से वो जो केचुआ आयात किया हुआ आता है उस पर हमने रिसर्च किया। 16 डिग्री से नीचे वो जीता नहीं, 28 डिग्री से ऊपर मर जाता है। वो अर्थवर्म हमारे देश का नहीं, बाहर के देश से आयात किया जाता है। मिट्टी वो खाता नहीं, केवल काष्ठ और गोबर खाता है। भाई, जब मेरे धरती में, भारत की धरती में असंख्य अर्थवर्म है अपना, जो मिट्टी भी खाता है, काष्ठ भी खाता है, गोबर भी खाता है, तो ये बाहर वाले को लाने की जरूरत क्या है जो न हमारे क्लाइमेट में फिट बैठता। मैं हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहा। हिमाचल प्रदेश में आजकल बर्फ पड़ती थी, राजभवन में 2-2 फीट बर्फ हो जाती थी। मैं वहां अपनी देसी गाय, साहिवाल गाय पाल करके रखता था। मैं बर्फ को हटा देता था, बीच में मेरी गाय खड़ी रहती थी।
मैं एक्सपेरिमेंट करता था। मेरी देसी गाय उस बर्फ में भी जिंदा थी और वही गाय रेगिस्तान के 50 डिग्री टेम्परेचर में भी जिंदा है। और मेरी गाय जब गोबर गोमूत्र करती थी, बर्फ पिघल जाती थी, तो सारी धरती पे अर्थवर्म ढेर लगा देता था, मिट्टी निकाल निकाल कर। यानी कि बर्फ के नीचे भी केचुआ जिंदा है और 50 डिग्री में भी जीवित है। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला केचुआ है, ये 16 डिग्री के नीचे जीता नहीं, 28 से ऊपर जीता नहीं, और वो केवल गोबर खाता है। हम क्यों उलझे पड़े हैं जब हमारे पास इसका विकल्प है? तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो समझनी पड़ेगी। उसको समझ करके हमारे कृषि वैज्ञानिक ये सोच लेते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में उत्पादन नहीं बढ़ता तो इस देश का पेट कैसे भरेगा। आपकी चिंता जायज है, वाजिब है, मैं समर्थन करता हूं। ऑर्गेनिक खेती से हम उत्पादन पूरा नहीं ले सकते, खर्चे उसमें कम नहीं होते, लेकिन प्राकृतिक कृषि ऑर्गेनिक से बिल्कुल विपरीत है। इसमें कुछ तकनीक अपनानी पड़ती। सुभाष पालेकर जी ने इस पर बड़ी मेहनत की। हम लोगों ने अलग से, मैंने कृषि वैज्ञानिकों की टीम जोड़ करके उस पर अनुभव करवाए और उन्होंने जो रिसर्च दी है, और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा और डॉक्टर चंद्रशेखर जी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि माइक्रोबायोलॉजी के आप साइंटिस्ट को लगाकर जीवामृत पे को बनाते हैं, गोबर पे रिसर्च करवाइए। मैंने तो भैंस का भी गोबर लिया, ऑस्टन फ्रीजन गाय का भी लिया, जर्सी गाय का भी लिया, लेकिन उनमें ये गुणवत्ता नहीं मिली। केवल और केवल जो पूरे भारतवर्ष में हमारी मूल भारतीय नस्ल की गाय हैं, उनकी आंतों में परमात्मा ने कुछ ऐसी शक्ति फिट की है कि वो जीवाणुओं का भंडार बनाती है। और आनंद की बात क्या है, जो गाय दूध नहीं देती, जिनको हमने जंगल में छोड़ दिया, बाहर बेसहारा बना दिया, उनके गोबर गोमूत्र में ये जीवाणुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी एनर्जी दूध बनाने में न लग के जीवाणु बनाने में लगती है। तो इसलिए ये गोबर गोमूत्र के द्वारा जीवामृत, घन जीवामृत की जो विधि है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, जीवाणुओं का भंडार बढ़ाती है, अर्थवर्म केचुए के परिवार को बढ़ाकर उसको काम करने के लिए तैयार करती है। भूमिगत जल को बढ़ाने में प्राकृतिक खेती वरदान है। कारण उसके दो हैं। नंबर एक, ये जो अर्थवर्म है जो धरती में छेद बनाता है, जब लाखों अर्थवर्म 1 एकड़ में होंगे, वो कितने करोड़ों छिद्र बनाएंगे। वर्षा जल जितना भी होगा, सारा पानी इन्हीं छिद्रों के द्वारा धरती के पेट में चला जाता है, वो बहने नहीं पाता, इसलिए वो धरती के भूगर्भ जल को बढ़ाने का काम करता। और जब अकाल पड़ता, गर्मी होती है, धरती तपती है, तो धरती में वाष्प बनती धरती के नीचे, और वो वाष्प इन्हीं छिद्रों के द्वारा ऊपर आकर पौधे की जड़ की सिंचाई का काम करती है। इसलिए अकाल में भी प्राकृतिक खेती का पौधा नहीं सूखता और वर्षा में वो बर्बाद नहीं होता। मैंने अपने खेतों में देखा, अभी इसी समय हमारे गेहूं लगे हुए हैं, अभी 10 दिन पहले इतनी वर्षा हुई कि खेतों में लबालब पानी भर गया। जो रासायनिक खेती करते थे उनकी सारी फसल तबाह हो गई, पानी भरा रहा, बिल्कुल पीली पड़ गई। मेरे खेत का पानी दूसरे दिन खत्म हो गया। क्यों? जो छिद्र केचुआ के थे, अर्थवर्म के थे, सारा पानी मेरे खेत का धरती के पेट में चला गया। मेरी फसल खराब ही नहीं हुई। तो ये एक आश्चर्यचकित काम है। अकाल में पौधा सूखेगा नहीं, वर्षा से गलेगा नहीं, दोनों का समाधान ये करता है। अब हो क्या रहा है, अधिक यूरिया डीएपी के कारण हमारी धरती की परत कठोर बन गई, अर्थवर्म और जीवाणु बचे नहीं। वो जो छेद बनाते थे, धरती को मुलायम बनाते थे, पानी पीने की क्षमता धरती में पैदा करते, अब वो बची नहीं। अब होता क्या है, धरती कठोर है, पानी बरसता है,
मिट्टी ऊपर की उपजाऊ को बह करके ले जाता है और वो बाढ़ का कारण बन जाता है। तो ये बाढ़ का बहुत बड़ा कारण है। धरती पे जब सब जगह प्राकृतिक खेती होगी तो ये पानी बहेगा नहीं, अपितु धरती के पेट में जाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम नेचुरल ढंग से करेगा। ये प्राकृतिक खेती का एक बहुत बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा पार्ट जो इतना ही मजबूत है वो है धरती की मल्चिंग, धरती को ढक करके रखना। जितने अवशेष हैं, जितना खरपतवार है, उसको धरती से बाहर नहीं फेंकना, बिल्कुल नहीं जलाना। इस समय किसान हरियाणा पंजाब में हम देखते हैं इतनी बड़ी समस्या बन गई कि सारा प्रदूषण फैला दिया। लोग खेतों में अवशेषों को जलाते हैं, पुराली को जला देते हैं। तो ये बहुत बड़ा धरती के साथ अन्याय हम कर रहे हैं। मैं लोगों को उदाहरण देता हूं कि भाई कुंभकार जो है मिट्टी से बर्तन बनाता है, धरती को पका देता है। आप उस मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर चूरा करके उसमें कुछ बीज बो करके देखो, क्या वो पैदा करेगा? कुछ भी नहीं पैदा होगा। यही तो काम है आज हम धरती में आग लगाकर कर रहे हैं। हम सब ने एक अभियान चलाना चाहिए कि धरती के अवशेष किसी भी कीमत पर जलने नहीं चाहिए। ये जहां वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, वहां धरती के जीवाणुओं को जलाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति को खत्म करते हैं। और प्राकृतिक खेती में क्या है? इन सब अवशेषों को हम धरती पे ढक करके रखते हैं। जब कोई बीज बीते हैं, बीज बाहर आ जाएगा, बाकी धरती पर हम मल्चिंग करते, आच्छादन करते। पहले ही वर्ष ईमानदारी से प्राकृतिक खेती में मल्चिंग होगी तो 50% पानी की खपत कम होगी। यह हमारा पक्का अनुमान है और ये खपत हर साल कम होती चली जाएगी। इसका कारण मैं किसान हूं। आप में जो खेडूत किसान है, जिसने खेती का हाथ से की है, वो मेरी बात को अभी पकड़ लेगा। मैं अपने किसान मित्र कोई है तो वो समझें, आपके खेत में गर्मी के दिन है, लूएं चल रही हैं, पानी कहीं है नहीं, आप अपने खेत में खेत के अवशेष का कोई गट्ठा बना करके खेत में छोड़ दो। उस गट्ठे को आप 2-3 दिन के बाद उलट करके देखो, उसके नीचे नमी मिलेगी, नमी। और पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। ये सारी धरती सूखी है, उस गट्ठे के नीचे पानी कहां से आया? तो ये जो जलीय तत्व है आकाश के, ये मल्चिंग उसको ऑब्जर्व करती है और धरती में नमी बनाए रखती है। नंबर 1। नंबर 2, जब धरती पर मल्चिंग करते हैं तो धरती का, आप साइंटिस्ट लोग ही कहते हैं कि 35 डिग्री से धरती का तापमान बढ़ेगा तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगा, और धरती में ही बना रहेगा तो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। इसलिए मल्चिंग दूसरा लाभ करती है। तीसरा, जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव है, ये मल्चिंग उनका खाद्य पदार्थ है, भोजन है। जितने सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा होंगे उतनी धरती की फर्टिलिटी बढ़ेगी, तो ये खाद में बदल देंगे इसको और ये जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा। ये नंबर 3 है। नंबर 4, जो अर्थवर्म है वो अब दिन में काम करता, दिन में नहीं काम करता, रात को काम करता है। मैंने खेतों में देखा है, रात को अर्थवर्म काम करता, दिन में नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि दिन में वो धरती से बाहर आएगा तो पक्षी उठा ले जाएगा, उसको मृत्यु का भय। जब हम मल्चिंग कर देंगे तो उसमें अंधेरा होगा, अर्थवर्म दिन में भी काम करेगा, रात को भी काम करेगा, क्योंकि उस अवस्था में पक्षी उसको उठाएगा नहीं। अंधेरा पाकर वो डबल काम करेगा, डबल शिफ्ट में काम करेगा। तो किसान के लिए नाइट्रोजन भी पैदा करेगा, फास्फोरस भी पैदा करेगा, पोटास भी पैदा करेगा, और मरेगा तो जाते हुए अपना बलिदान देकर खेती की जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा करके जाएगा।
ये काम ये अर्थवरम स्वाभाविक रूप से करता है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप बहुत बड़ी संख्या में कृषि वैज्ञानिक हैं, आप हमारी कृषि की बहुत बड़ी पूंजी हैं, संपत्ति हैं, सम्माननीय है, आदरणीय है। आपने हरित क्रांति के समय काम करके देश को संकट से उबारा था। आज भी मैं निवेदन करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती के इस सिस्टम को अपनी तकनीक में ढालकर वैज्ञानिक रूप और बढ़ाकर आप इस दिशा में बढ़ेंगे तो कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। कहने को प्राकृतिक खेती एक काम है, लेकिन लाभ बहुत हैं। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचेंगे, इससे 50-60% पानी की लागत कम हो जाएगी, पानी प्रदूषित होने से बच जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे और अब हम बंजर दे करके जाएंगे। किसान की लागत शून्य के बराबर आ जाएगी और इस प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटेगा। मैं 200 एकड़ में करता हूं और मैंने 1.5 लाख से ज्यादा किसान हिमाचल में करते हैं, 5 लाख से ज्यादा किसान आंध्र में करते हैं, देश के अलग अलग भूखंडों पर लाखों किसान करते हैं, गुजरात में कर रहे हैं। हमारी सरकार इस मिशन पे लगी है। आप यदि मैं पुनः डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी से निवेदन करूंगा, आप बहुत भले व्यक्ति हैं, आप राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हैं, किसानों के बड़े हितकारी हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में हमारे से संपर्क कर लें। मेरे पास डॉक्टर बलजीत सारन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के, मैं उनको आपके पास रिसर्च के साथ भेज सकता हूं। डॉक्टर हरिओम जी की सेवाएं उपलब्ध करा सकता हूं। डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जिन्होंने लाखों किसानों को जोड़ दिया हिमाचल में, वो आपकी टीम में जुड़ सकते हैं। मेरे पास रमेश भाई सांवलिया, डॉक्टर रमेश भाई सांवलिया जी हैं, दीक्षित भाई पटेल हैं, महात्मा प्रफुल्ल सेंजलिया जैसे पूर्णकालिक लोग हैं, और ऐसे स्वामी कैवल्य स्वामी जी महाराज, ऐसी टीम हमने खड़ी कर दी है कि जो प्राकृतिक कृषि के हर पहलू की ट्रेनिंग दे सकती है। और जब तक सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। आदमी करते क्या, हमने देखा, केवल जीवामृत के पीछे लग गए, केवल घन जीवामृत डाल दिया, बाकी कुछ नहीं किया, मल्चिंग को भूल ही जाते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। मल्चिंग से वापसा का निर्माण होता है, मल्चिंग से 60-50% पानी की बचत होती है, जीवाणुओं का भोजन उससे बनता है, केचुआ डबल शिफ्ट में काम करने लग जाता है, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उससे बढ़ता है। इतने लाभ हैं। तो इस सारे सिस्टम पे आप वैज्ञानिक ईमानदारी से ईश्वरीय कार्य मानते हुए, राष्ट्र की सेवा समझते हुए, किसानों के कल्याण के लिए यदि हम ये काम कर पाए तो 1.25 लाख करोड़ रुपया भारत का बचा करके देश के विकास में सहयोग करा सकते हैं। किसान की लागत घटेगी, आय कम नहीं होगी तो वो समृद्धि की ओर बढ़ेगा। और ये जो अस्पताल भरे पड़े हैं, जो खेती नहीं करता वो भी बेचारा दुख भोग रहा है। इतना भारी खर्चा अरबों खरबों का हॉस्पिटलों में है। यदि हमारा खान पान स्वस्थ होगा तो हम निरोग होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें आपने फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली किसान ढूंढने का रास्ता दिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। स्वस्थ राष्ट्र के लिए प्राकृतिक खेती, इस विषय को जो आपने चुना है, मैं निवेदन करूंगा कि अपने मिशन को आप खूब बढ़ाइए और इसमें खुल करके मेरा सहयोग ले सकते हैं। हम आपके इस मिशन में जुड़ेंगे और जितने एटीएम बीटीएम आत्मा के लोग जो ट्रेनिंग आपके यहाँ करके लेते हैं, काश उनको डॉक्टर पी चंद्रा जी, आपने यदि उनको इस प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर बना करके भेज दिया तो आपसे बड़ा पुण्य का भागी कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा कल्याण देश और समाज का आपके इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होगा।
और माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना कि भारत का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उन्नत हो, आत्मनिर्भर हो और भारत में आत्मनिर्भर बने, तो कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें भारत को सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य का रास्ता ये दे सकता है, सबसे बड़ा कल्याण भारतीय कृषि के द्वारा आप सब मिलकर के कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जितने आदरणीय वैज्ञानिक बंधु इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जितने आदरणीय कुलपति लोग हुए, जितने भी कृषि के विभागों से जुड़े हुए आदरणीय अधिकारीगण थे, मैं समय थोड़ा ज्यादा जरूर ले गया क्योंकि मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहता था और आपसे निवेदन करूंगा कि आप ईमानदारी से इस पर अपनी रिसर्च को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि केमिस्ट्री की लैब से निकल प्रकृति की लैब की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कल्याण होगा। और आज का आपका स्वस्थ राष्ट्र के लिए प्राकृतिक खेती मिशन और हर व्यक्ति प्राकृतिक किसान को ढूंढता घूमे, ऐसा रास्ता बन पाए। आज के इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों पर आपके इस आयोजन की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत हृदय से कामना करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति।